ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है फर्टिलिटी। इसके अंदर फर्टिलिटी इंडिकेटर्स भी हम पढ़ेंगे और फर्टिलिटी इंडिकेटर्स के अंदर जो 14 हैं वो भी पढ़ेंगे। अगर हम बात करें थ्योरी में, तो थ्योरी में फर्टिलिटी पे क्वेश्चन आता है। फर्टिलिटी से ज़्यादा थ्योरी में क्वेश्चन आता है फर्टिलिटी इंडिकेटर्स पे। इसमें आपको न्यूमरेट में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके अलावा फर्टिलिटी इंडिकेटर्स के अंदर भी आपको क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट। इस पे आपको शॉर्ट नोट आता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि एक्चुअल में कितने बच्चे हैं उनके, दैट इज़ फर्टिलिटी, एक्चुअल बेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन का रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 15 to 45 नॉर्मली कहते हैं, लेकिन अगर WHO या NHM की बात करें तो 15 to 49 ईयर्स कहा जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। फैक्टर्स जो कि फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं उसमें आता है कि मैरिज के समय बंदी की एज क्या थी। अगर 18 साल से पहले उसकी शादी करा देंगे आप, तो बट ऑब्वियस है कि ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे पैदा करेगी एज़ कम्पेयर टू अगर 18 के बाद कराएंगे, क्योंकि ये जो आपका वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, अगर इसमें आप 18 के पहले कर देंगे तो फिर लंबा गैप हो जाएगा, जबकि अगर 18 से करेंगे तो कम समय मिलेगा उसको कम बच्चे पैदा करने के लिए। उसके बाद होता है ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मैरिज के विद इन 5 ईयर्स में करीब 25% बच्चे होते हैं और 5 से 15 साल में करीब 50% बच्चे होते हैं। और क्या फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी को इफेक्ट करेंगे, दैट इज़ बर्थ स्पेसिंग, कि अगर 2 बच्चों के बीच में आप गैप रखेंगे तो फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। 2 और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो बट ऑब्वियस है कि फर्टिलिटी कम रहेगी, बच्चे कम पैदा करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो कम पढ़े लिखे होते हैं। उनमें ऐसा देखा गया है कि उनकी फैमिली में ज़्यादा बच्चे होते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक स्टेटस भी है कि ऐसा देखा गया है कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है उनमें लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं। उनमें ऐसा देखा गया है कि उनका फैमिली साइज़ छोटा होता है या फर्टिलिटी रेट कम होता है। कास्ट एंड रिलीजन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में। ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम्स में फर्टिलिटी रेट जो है दैट इज़ TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट 3 के आसपास है, हिंदूज़ में 2.6 के आसपास है और क्रिश्चियन में 2.35। तो कास्ट एंड रिलीजन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में। और सबसे आखिरी में दैट इज़ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग की अगर आप मेथड्स इस्तेमाल करते हैं तो फर्टिलिटी रेट कम हो ही जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फर्टिलिटी में। अगर मैं वाइवा के बेस से पूछूं तो आपसे फर्टिलिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है, भाई डिफाइन करो फर्टिलिटी क्या होती है। उसके अलावा वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आपसे पूछा जाता है कि बताओ। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि जो फर्टिलिटी को रेगुलेट करते हैं, तो वो भी आपसे पूछा जाता है। तो फर्टिलिटी में आपको इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। PPG में मुझे फर्टिलिटी स्पेसिफिक से तो क्वेश्चन नहीं दिखा, मगर थ्योरी में आपसे फर्टिलिटी और फर्टिलिटी इंडिकेटर्स के बारे में पूछा जाता है। तो अगर हमने फर्टिलिटी कर लिया है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे दैट इज़ फर्टिलिटी इंडिकेटर्स। सबसे पहली चीज़, फर्टिलिटी इंडिकेटर्स कितने होते हैं। तो फर्टिलिटी इंडिकेटर्स अगर आप गिनेंगे तो आपके पास हैं टोटल 14 फर्टिलिटी इंडिकेटर्स आपके पास हैं। फर्टिलिटी इंडिकेटर्स टोटल 14 हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आएगा क्रूड बर्थ रेट, फिर आएगा क्रूड डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट आएगा, जनरल फर्टिलिटी रेट आएगा, जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट आएगा, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, मैरिज रेट, प्रेगनेंसी रेट, चाइल्ड वुमेन रेशो, अबॉर्शन रेशो एंड अबॉर्शन रेट। तो ये 14 हैं जो फर्टिलिटी इंडिकेटर्स आपको याद रखने हैं। कैसे याद करेंगे, तो आप अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। पहले आप याद कर लो कि भाई पहला तो हो गया क्रूड बर्थ रेट। उसके बाद फर्टिलिटी रेट हमारे पास 3 याद करो, एक है ग्रॉस फर्टिलिटी रेट, एक है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एक है टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इन्हीं के
मैरिज वालों को कर दो कि जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक का कर दो एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट का कर दो टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। तो ये हो गए आपके 1 + 6 7। फिर दो आपके पास रिप्रोडक्टिव रेट वाले हैं, दैट इज ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट एंड नेट रिप्रोडक्टिव रेट, हो गया 8 और 9। उसके बाद एक ये छोटी सी कहानी लाइन से याद कर लेना कि पहले होगी शादी, फिर होगी प्रेगनेंसी, फिर या तो प्रेगनेंसी के बाद बच्चा हो जाएगा या तो अबॉर्शन हो जाएगा। तो मैरिज रेट, प्रेगनेंसी रेट, चाइल्ड वुमेन रेशो, अबॉर्शन रेट। तो ऐसे आप 14 फर्टिलिटी इंडिकेटर्स याद कर सकते हैं। यहाँ भी हमने अगर लिखा है तो वो उसी सेंस में लिखा है, अलग अलग ग्रुप बना के कि क्रूड बर्थ रेट तो अलग ही है, उसके बाद फर्टिलिटी रेट में जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट और जनरल फर्टिलिटी रेट एक साथ, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी एक साथ, टोटल फर्टिलिटी और टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट एक साथ, फिर रिप्रोडक्टिव दोनों साथ में लिख दिए, ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्टिव। उसके बाद कहानी लिख दी, दैट इज़ मैरिज, फिर होगी शादी के बाद होगी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद होगा बच्चा, या फिर बच्चा नहीं हुआ तो अबॉर्शन, अबॉर्शन में अबॉर्शन रेशो और अबॉर्शन रेट। तो ये हैं आपके फर्टिलिटी इंडिकेटर्स। इनमें अगर बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, इस पे आपको शॉर्ट नोट कई बार देखा गया है। तो अब इनको देखते हैं कि फर्टिलिटी इंडिकेटर्स अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रूड बर्थ रेट की। क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट में न्यूमरेटर में आप रखेंगे कि उस जगह पे उस साल में कितनी टोटल लाइव बर्थ हुई डिवाइडेड बाय उस जगह की मिड ईयर पॉपुलेशन क्या थी। मिड ईयर का मतलब होता है कि हम 1 जुलाई को पॉपुलेशन लेते हैं, उसको कहते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन। तो क्रूड बर्थ रेट इज ऊपर रखेंगे एक साल में कितनी लाइव बर्थ हुई पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो करीब 18.5 है और इंडिया की बात करें तो करीब 20.4 इंडिया की क्रूड बर्थ रेट है। हाँ, इस पे आपको प्रीपीजी में एक सवाल मिला है कि ये सिंपलेस्ट मेजर है फर्टिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसमें हमको मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हाई बर्थ रेट है अगर किसी जगह का तो उसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं। तो इसकी वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज, मतलब कि शादी करना ज़रूरी ही है, ऐसा कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबको शादी करनी चाहिए और आगे जाके बच्चे पैदा करना चाहिए। अब ऐसा करोगे तो भाई बर्थ रेट तो हाई हो गई। उसके अलावा सेकंड फैक्टर है अर्ली मैरिज, कि भाई अभी भी ऐसा होता है कि 60% लड़कियों की शादी 15 से 19 साल में कर दी जाती है। तो बट ऑब्वियस है कि जल्दी शादी हो जाएगी तो जल्दी बच्चे होंगे, तो बहुत सारे बच्चे होंगे। उसके अलावा ऐसा देखा गया है इंडिया में प्यूबर्टी भी जल्दी आ जाती है। प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी तो आगे जाके बच्चे भी जल्दी हो जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे। उसके अलावा ऐसा देखा गया है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लो लिटरेसी रेट में भी जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, उनमें हाई बर्थ रेट देखा गया है। ये लो लेवल ऑफ लिटरेसी का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको केरला में मिलेगा कि जैसे कि वहाँ पे फीमेल लिटरेसी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बर्थ रेट आपको कम देखा गया है। वैसे ही अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए तो फीमेल लिटरेसी वहाँ पे कम होती है, इसीलिए वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा देखा गया है। उसके अलावा कस्टम्स और हैबिट्स भी होते हैं, ट्रेडिशंस, कस्टम्स और हैबिट्स, जिनकी वजह से भी बर्थ रेट हाई हो जाता है। ऐसा सोच है समाज की कि भैया हर वुमेन को शादी करनी ही चाहिए, हर बंदे का एक बेटा होना चाहिए जिससे वो क्या कहते हैं वंश आगे बढ़े। तो ये सारे चक्कर में हम 100 करोड़ के भी ऊपर हो गए। उसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग हैबिट। क्यों? कि खूब सारे बच्चे पैदा कर दो और जब उनसे जाके पूछो कि भैया इतने बच्चे पैदा क्यों किए, तो उनका एक ही जवाब होता है, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। मतलब उनने कुछ नहीं किया, बच्चे तो भगवान की देन है, इसलिए हमने एक एक नहीं 6-6 पैदा करके रखे हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्रूड बर्थ रेट में। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो इस पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, क्रूड बर्थ रेट पे आपको अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है। अभी मुझे मिला तो नहीं लेकिन आ सकता है। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है क्रूड बर्थ रेट कितना है, आपसे पूछा जाता है कि भाई इंडिया का क्रूड बर्थ रेट कितना है, और सबसे इम्पोर्टेंट वाइवा में पूछा जाता है कि अगर किसी जगह का क्रूड बर्थ रेट बहुत हाई है तो क्या क्या वजह हो सकती हैं। प्री पीजी में अगर मैं बात करूं तो प्री पीजी में आपसे पूछा जाता है कि क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या है,
उसके अलावा एक और जो मुझे प्रीपीजी में मिला था कि भाई ये एक सिंपलेस्ट मेजर है फर्टिलिटी को नापने का, क्योंकि इसमें मीड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्रूड बर्थ रेट में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फर्टिलिटी रेट्स में शुरुआत में आता है जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ऊपर तो वही रखेंगे हम कि कितने लाइव बर्थ हुए उस जगह पे, लेकिन नीचे क्रूड बर्थ रेट में सिर्फ मिड ईयर पॉपुलेशन था। अब यहाँ पे और भी स्पेसिफिक हो गए, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अब वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आप 15 to 45 भी ले सकते हैं, 15 to 49 भी ले सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। तो जनरल फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूले में ऊपर रखेंगे आप कि कितनी लाइव बर्थ हुई वहाँ पे, और नीचे रखेंगे आप कि वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की मिड ईयर पॉपुलेशन क्या थी। दैट इज़ जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट जो होता है बेस्ट मेजर होता है क्रूड बर्थ रेट का, मगर इसकी एक वीकनेस है कि याद रखिएगा कि सारी वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि जितनी भी ये 15 से 49 ईयर्स की बंदियां हैं सब ने बच्चे पैदा किया हो। कई अनमैरिड रहती हैं, कई बच्चे पैदा नहीं करती, तो ये एक वीकनेस है जनरल फर्टिलिटी रेट की। ऐसे जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, वही ऊपर तो आप लाइव बर्थ ही रखोगे, नीचे मिड ईयर पॉपुलेशन किसकी रखोगे, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जिनकी शादी हो चुकी है। तो ये चीज़ आप ध्यान दोगे कि जनरल फर्टिलिटी रेट और जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। तो अगर मैं आपसे थ्योरी में पूछूं तो थ्योरी में तो अलग से मुझे नहीं मिला, लेकिन हाँ फर्टिलिटी इंडिकेटर्स पे सवाल पूछे गए हैं तो उसमें तो याद ही रखना है। वाइवा के बेसिस पे आपको इसके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। जनरल फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। प्री पीजी में आपसे ज़रूर पूछा गया है, एक तो वही फर्टिलिटी इंडिकेटर्स में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, तो ये आपसे प्री पीजी में पूछा गया है। उसके अलावा आपसे ये दो क्वेश्चंस जो अंडरलाइन हैं वो प्री पीजी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि भाई बेस्ट मेजर ऑफ जनरल फर्टिलिटी रेट का क्या होता है। तो बेस्ट मेजर तो CBR होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर होता है जनरल फर्टिलिटी रेट, और उसके अलावा इसकी वीकनेस पे भी सवाल आया हुआ है। तो इतनी चीज़ें आपको जनरल फर्टिलिटी रेट और जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट और एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है, इसमें ना हमको लाइव बर्थ लेना है कि कितनी लाइव बर्थ पैदा किए एक पर्टिकुलर एज ग्रुप वालों ने, डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी वही स्पेसिफिक एज ग्रुप वाली वुमेन की। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमने एक पर्टिकुलर एज ग्रुप कर लिया कि भाई 15 से 19 साल वाले, हमने एक स्पेसिफिक एज ग्रुप ले लिया, तो ऐसे कितने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन थी जो 15 से 19 साल की थी, और उन 15 से 19 साल की एज ग्रुप वाली बंदियों ने कितनी लाइव बर्थ पैदा की। इसको कहते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। हम क्या करते थे, टोटल में सारे ले लिए, इसमें क्या कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप बना लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 20 से 24 साल की बंदियां कितनी हैं, उसके अलावा इन 20 से 24 साल की बंदियों ने कितने बच्चे पैदा किए। तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का ये मतलब होता है। और एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट क्या है, वो एक उस पर स्पेसिफिक एज ग्रुप की कितनी बंदियां मैरिड थी, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो ये भी आपको, अगर मैं थ्योरी में पूछूं तो अलग से मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन फर्टिलिटी इंडिकेटर्स पे आपको सवाल पूछा जाता है तो उसके तहत याद रहना चाहिए। प्री पीजी में भी आपको वही पूछा गया है कि भाई ये सारे फर्टिलिटी इंडिकेटर्स में से कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं हैं, तो इसीलिए आपको नाम पता होने चाहिए। वाइवा में अलग से मुझे ऐसा सवाल तो नहीं मिला, लेकिन हाँ आपको फॉर्मूला वाइवा के लिए याद होने चाहिए एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का। तो आपको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट और स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट में इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलिटी इंडिकेटर्स में, दैट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट इज़ TFR। TFR का सिंपल भाषा में मतलब अगर बात करें हम, तो एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कितने बच्चे पैदा करेगी, अगर हम फर्टिलिटी पैटर्न को वही लेके चलें कि हाँ यही फर्टिलिटी पैटर्न आगे भी चलने वाला है। फिर से समझते हैं कि कितने बच्चे पैदा करेगी एक वुमेन अपने फुल रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, दैट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये स्पेसिफिक फर्टिलिटी पैटर्न का मतलब क्या है, क्योंकि वो हमने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट लिया था ना, तो उसमें देखो 15 से
19 के बीच में दूसरा फर्टिलिटी पैटर्न होगा, उसके बाद 20 से 25 वाले में अलग फर्टिलिटी पैटर्न होगा, 30 से 35 वाले में अलग फर्टिलिटी पैटर्न होगा। तो इसीलिए हमको ये मान के चलना है कि ये स्पेसिफिक फर्टिलिटी पैटर्न आगे भी चलता रहेगा। तो इसमें हम फर्टिलिटी पैटर्न को लेते हैं। फिर से समझते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है कि चिल्ड्रन कितने बच्चे पैदा होंगे एक वुमेन के पूरे रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, दैट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका दूसरा नाम होता है पीरियड टोटल फर्टिलिटी रेट। इसको कैसे निकालते हैं, तो याद है हमने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकाला था कि भाई 15 से 19 साल में, 20 से 25 साल में या 20 से 24 साल में, तो वही उन सब का सम कर दो फर्टिलिटी ऑफ ऑल एजेस। तो हम क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालते हैं हम अलग अलग एज ग्रुप का और फिर उनको ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने निकाला 19 साल का एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कितना है, 20 का कितना है, 21 का कितना है, 22 का कितना है, 23 का कितना है, ऐसे करते करते हम 49 तक, 15 से लेके 49 तक हम चले गए। हर एज ग्रुप का हमने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकाल लिया और उसके बाद उन सभी को सम अप कर दिया, दैट इज़ हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट। और इसके बारे में जानने वाली चीज़ क्या है कि भैया ये सिंथेटिक रेट है, इसको एक्चुअली में काउंट आपको नहीं करना है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल तौर पे आपको याद रखना है कि एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कितने बच्चे पैदा करेगी। और काउंट कैसे करते हैं कि हम अलग अलग एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को ऐड अप कर लेते हैं या टोटल मिला लेते हैं। उसके बाद बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रीपीजी और वाइवा के लिए कि आपको फैमिली साइज, कंप्लीटेड फैमिली साइज का मैग्नीट्यूड या कितना मैग्नीट्यूड है ये कौन बताता है, ये आपको टीएफआर बताता है। इसका मतलब क्या है कि एक फैमिली में कितने ज़िंदा बच्चे हैं ये आपको कौन बताता है, ये आपको टीएफआर या टोटल फर्टिलिटी रेट बताता है। तो मतलब टीएफआर बहुत अच्छा होता है कंप्लीट फैमिली साइज बताने के लिए, लेकिन इससे भी अच्छी एक चीज़ होती है दैट इज़ टोटल कोहार्ट फर्टिलिटी रेट, जो कि बेटर एस्टिमेट देता है आपको कंप्लीटेड फैमिली साइज़ का। मगर अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि भाई फैमिली साइज़ के बारे में सबसे अच्छी जानकारी कंप्लीटेड फैमिली साइज़ के बारे में कौन देता है, तो कौन देता है वो है टीएफआर, दैट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ना ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, लेकिन अगर हम ग्रास रूट लेवल की बात करें तो ग्रास रूट लेवल पे कपल प्रोटेक्शन रेट बेहतर इंडिकेटर होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे टोटल फर्टिलिटी रेट बेहतर इंडिकेटर होता है। इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है और हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं कि हमको कितना करना है, हमको 2.1 करना है। तो 2.1 क्यों करना है, क्योंकि उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट या एडिक्वेट लेवल ऑफ टीएफआर। तो इसको टीएफआर को 2.1 करना है तो हमको एनआरआर कितना करना है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट हमको 1 करना है। इसका मतलब क्या होता है रिप्लेसमेंट या एडिक्वेट लेवल ऑफ टीएफआर। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ टीएफआर का मतलब होता है कि अगर हम टीएफआर को 2.1 कर देंगे, इसका मतलब होगा कि 2.1 हो गया यानी कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 हो गया, यानी कि जो भी एक नई लड़की पैदा होगी वो एटलीस्ट एवरेज एक बच्ची तो पैदा करेगी अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। तो जो नई बच्ची पैदा होगी वो एटलीस्ट एक नई बच्ची आगे जाके पैदा करेगी अगर एनआरआर दैट इज़ नेट रिप्रोडक्टिव 1 रहेगा, और उसके लिए हमको टीएफआर 2.1 करना रहेगा। तो अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ टीएफआर 2.1 का मतलब क्या होता है, तो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ टीएफआर 2.1 का मतलब होता है कि अगर टीएफआर 2.1 हो गया तो एनआरआर 1 हो जाएगा, और अगर एनआरआर 1 हो जाएगा तो जो एक न्यूबॉर्न गर्ल होगी वो आगे जाके एटलीस्ट एक लड़की तो पैदा करेगी, जिससे कि एक वुमेन आगे जाके अपने आप को रिप्लेस कर सके अगली वुमेन से। एक लड़की ने लड़की पैदा की, जो लड़की आगे जाके वुमेन बनेगी, तो वुमेन ने रिप्लेस किया अपने आप को, जो आगे जाके एक और वुमेन बनेगी। दिस इज़ रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ टीएफआर, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जीआरआर या ग्रोथ रिप्रोडक्टिव रेट, एनआरआर या नेट रिप्रोडक्टिव रेट। इनका रिलेशन क्या होता है टीएफआर से, तो टीएफआर जो होता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ
ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट या नेट रिप्रोडक्टिव रेट। इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि GRR या NRR जो होते हैं आधे होते हैं TFR के। ये भी आपको प्री-PG में सवाल पूछा गया है। उसके बाद अगर हम CBR और TFR का रिलेशन देखें, दैट इज़ क्रूड बर्थ रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट का रिलेशन देखें, तो क्रूड बर्थ रेट फॉर्मूला होता है क्रूड बर्थ रेट इक्वल्स टू 8 इंटू TFR ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। इसको हम डेमोग्राफिक फॉर्मूला भी कहते हैं और इस पे भी आपको प्री-PG में सवाल आया हुआ है, ये भी याद होना चाहिए। तो ये था आपका पूरा TFR। और टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट क्या होगा? टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट में वही होगा कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने पैदा करेगी एक मैरिड वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, दैट इज टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। तो थ्योरी की बात करें अगर, तो थ्योरी में आपको टोटल फर्टिलिटी रेट पे शॉर्ट नोट आता ही है, तो आपको याद होना चाहिए। वाइवा की बात करें तो वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि भाई TFR को डिफाइन करके बता दो। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कंप्लीट फैमिली साइज कौन बताता है, ये बता दो। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में TFR कितना है, तो वाइवा में आपको पता होना चाहिए। वाइवा के लिए ये भी पूछा जाता है कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ TFR कितना है और उसको समझाओ। वाइवा में आपसे ये भी पूछा जाता है कि रिलेशन बता दो GRR या NRR का TFR से और डेमोग्राफिक फॉर्मूला क्या होता है। प्री-PG की बात करें अगर हम, तो प्री-PG में आपसे ये पूछा जाता है कि कंप्लीट फैमिली साइज कौन बताता है। उसके अलावा प्री-PG में आपको ये भी पूछा गया है कि रिलेशन बिटवीन TFR और GRR या NRR कितना है। उसके अलावा प्री-PG में आपसे डेमोग्राफिक फॉर्मूले के बारे में भी पूछा गया है। तो TFR में आपको इतनी चीज़ें तो याद ही होनी चाहिए। आगे चलते हैं, दैट इज़ ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट का बहुत सिंपल भाषा में अगर समझना है ना, तो आप बोलोगे कि कितनी लड़कियां पैदा करेगी एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। सिंपल, एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कितनी लड़कियां पैदा करेगी, दैट इज़ ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। सिंपल। और याद रखना कि इसमें हम मॉर्टेलिटी पैटर्न नहीं लेंगे। और इंडिया का कितना है? इंडिया का है 1.1। तो सिंपल भाषा में ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब क्या होता है कि कितनी लड़कियां एक वुमेन पैदा करेगी अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। तो कैसे याद रखोगे? G फॉर ग्रॉस, G फॉर गर्ल, कि एक गर्ल अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कितनी लड़कियां या डॉटर पैदा करेगी। और इसमें मॉर्टेलिटी पैटर्न नहीं लेते हैं, इंडिया का 1.1 है। वहीं नेट रिप्रोडक्टिव रेट की अगर हम बात करें तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट थोड़ा सा अलग है। याद रखना कि कितनी डॉटर पैदा करेगी एक न्यू बॉर्न गर्ल अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। फर्टिलिटी पैटर्न को हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि इसमें हम मॉर्टेलिटी पैटर्न लेंगे। नेट रिप्रोडक्टिव रेट में हम मॉर्टेलिटी पैटर्न को लेते हैं। तो अगर फिर से समझते हैं, नेट रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब क्या होता है कि एक न्यूबॉर्न गर्ल जो है आगे जाके कितनी डॉटर पैदा करेगी, ये एज्यूम करते हुए कि वही फर्टिलिटी पैटर्न रहेगा और वही मॉर्टेलिटी पैटर्न रहेगा। ये याद रखना कि इसमें मॉर्टेलिटी पैटर्न लेते हैं। और ये याद रखना कि ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में मॉर्टेलिटी पैटर्न नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं वो हम समझेंगे। उसके बाद पहले देख लेते हैं कि NRR अगर 1 से कम है, इसका मतलब क्या है कि भाई पॉपुलेशन लेस देन एडिक्वेट है। इतना याद रखना, क्योंकि अगर NRR 1 से भी कम है तो यानी कि एक न्यूबॉर्न गर्ल 1 से भी कम लड़कियां पैदा करेगी। वहीं अगर NRR 1 है, यानी कि वही जो हमने अभी TFR के रिप्लेसमेंट लेवल में देखा था कि हर वुमेन अपना आगे जाके एटलीस्ट एक डॉटर तो पैदा करेगी, यानी कि अपने आप को एक रिप्रोड्यूस इटसेल्फ की अपने आप को रिप्लेस करने के लिए एक वुमेन को तैयार कर देगी। तो अगर हमको, ये हमने पहले भी देखा है कि अगर हमको NRR 1 करना है तो कपल प्रोटेक्शन रेट हमको 60% करना होगा। तो ये था आपका ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट और नेट रिप्रोडक्टिव रेट। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है। अगर आपको याद करना है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट और नेट रिप्रोडक्टिव रेट, तो ग्रॉस रिप्रोडक्ट फ़र्क क्या है? ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में एक गर्ल या वुमेन कितनी डॉटर्स को पैदा करेगी।
यहाँ पे क्या है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, G फॉर गर्ल एंड G फॉर ग्रॉस, याद रखना। N फॉर नेट रिप्रोडक्टिव रेट, N फॉर न्यू बॉर्न गर्ल, एक न्यू बॉर्न गर्ल, गर्ल यहाँ पे गर्ल का मतलब है वुमेन, एक लेडी। यहाँ पे न्यू बॉर्न गर्ल, ये सब कुछ थ्योरेटिकल है। एक न्यू बॉर्न गर्ल आगे जाके कितनी डॉटर पैदा करेगी, ये होता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो दो डिफरेंस इसमें हैं, दो डिफरेंस GRR NRR में क्या है, GRR में वुमेन कितनी लड़कियां पैदा करेगी और NRR में न्यूबॉर्न कितनी लड़कियां पैदा करेगी। GRR में मोर्टेलिटी पैटर्न को नहीं लेंगे, NRR में मोर्टेलिटी पैटर्न को लेंगे। अब ऐसा क्यों किया कि हमने NRR में मोर्टेलिटी पैटर्न को लिया और GRR में मोर्टेलिटी पैटर्न को नहीं लिया, ऐसा क्यों किया, इसको भी समझ लेते हैं। देखो GRR क्या है, GRR है एक वुमेन कितने बच्चे पैदा करेगी। तो वुमेन का मतलब क्या है, मतलब कि वो बंदी जो है वो वुमेन यानी कि वही करीब 30 साल के आसपास या 25 से 30 साल के आसपास की हो चुकी है। अब वो कितनी डॉटर पैदा करेगी ये देखना है, यानी कि ये जो है इसको अलग अलग स्पेसिफिक एज ग्रुप से नहीं गुजरना है, ये वुमेन बन चुकी है, अब इसको सिर्फ बच्चे पैदा करना है, यानी कि सिर्फ डॉटर पैदा करना है। इस पर हम वापस आएंगे। अगर हम बात करें न्यू बॉर्न गर्ल कितने पैदा करेगी, न्यू बॉर्न गर्ल यानी कि अभी कितने दिन की है, अभी मान लो कि ये सिर्फ 1 दिन की है, तो ये कितनी डॉटर पैदा करेगी आगे जाके। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, वही फ़र्क आपको बताता है कि मोर्टेलिटी पैटर्न एक में लेते हैं और दूसरे में नहीं लेते। इसमें ये वुमेन बन चुकी है, इसको अलग अलग एज ग्रुप से नहीं जाना है, यानी कि इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कोई रोल होगा नहीं, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का कोई रोल होगा नहीं, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का कोई रोल होगा नहीं, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मगर ये 1 दिन की है, इसमें नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का एक बहुत अहम रोल प्ले करना है कि इसको कि भैया अगर ये नियोनेटल मोर्टेलिटी से बच गई तो आगे जाएगी। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का भी बहुत अहम रोल प्ले करेगा, अगर इन्फेंट एज में भी ये मरने से बच गई तो आगे जा पाएगी। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि भाई अगर अंडर 5 में 5 साल से कम उम्र में मरने से बच गई तब आगे जाएगी वो, और तब आगे जाके वो वुमेन बनेगी या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पहुंचेगी और तब जाके वो डॉटर पैदा करेगी। तो इसमें हमको मोर्टेलिटी पैटर्न की ज़रूरत नहीं है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में, क्योंकि वो वैसे ही अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पहुंच चुकी है, क्योंकि वो एक वुमेन है। तो इसमें हमको मोर्टेलिटी रेट की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये एक न्यूबॉर्न गर्ल है, इसको वुमेन बनने में या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पहुंचने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स पार करने पड़ेंगे। पहले नियोनेट एज पार करनी पड़ेगी, वहाँ भी मर सकती है, इन्फेंट एज पार करनी पड़ेगी, वहाँ भी मर सकती है, अंडर 5 पार करनी पड़ेगी, वहाँ भी मर सकती है, फिर एडोलसेंट बनेगी, उसके बाद फिर एडल्ट बनेगी, इनके बीच में वो कहीं भी मर सकती है। और इसीलिए हम इसमें मोर्टेलिटी रेट्स को लेते हैं और इसीलिए हम क्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में मोर्टेलिटी रेट्स को नहीं लेते हैं और इसमें हम मोर्टेलिटी पैटर्न्स को लेते हैं। तो ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का। तो आपको अगर मैं बात करूं कि थ्योरी के पर्पज़ से, तो इसमें आपको वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है। अगर मैं आपको बात करूं वाइवा के लिए, तो आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि भाई इसको समझाओ ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट को, तो आपको समझाना है कि वुमेन कितनी लड़कियां पैदा करेगी, और नेट रिप्रोडक्टिव रेट में आपसे पूछा जाता है कि न्यूबॉर्न कितनी लड़कियां पैदा करेगी, ये बताओ। और आपसे वाइवा में ये बहुत बार पूछा गया है कि क्यों ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में हम मोर्टेलिटी पैटर्न को नहीं लेते और क्यों हम नेट रिप्रोडक्टिव रेट में मोर्टेलिटी पैटर्न को लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है वाइवा के पर्सपेक्टिव से। तो ये था हमारा ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट एंड नेट रिप्रोडक्टिव रेट। अगला आता है वही जो हमने कहानी पढ़ी थी कि मैरिज होगी, उसके बाद प्रेगनेंसी होगी, उसके बाद बच्चा होगा, अगर बच्चा नहीं हुआ तो अबॉर्शन होगा, अबॉर्शन रेशो भी हो सकता है, रेट भी हो सकता है। तो इनके एटलीस्ट सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि भाई मैरिज रेट का फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ मैरिज कितनी हुई वहाँ पे डिवाइडेड बाय उस जगह की मीडियर पॉपुलेशन कितनी थी, सिंपल। प्रेगनेंसी रेट का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी हुई उस जगह पे अपॉन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कितनी थी वहाँ पे। चाइल्ड वुमेन रेशियो का मतलब होता है कि चाइल्ड का मतलब क्या है, 0 to 4 ईयर्स के कितने बच्चे थे डिवाइडेड बाय
रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन कितनी थी, चाइल्ड वुमेन। चाइल्ड मतलब कि 0 to 4 ईयर, वुमेन मतलब कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन। अबॉर्शन रेशो का मतलब क्या होता है, अबॉर्शन रेशो का मतलब होता है कि कितने अबॉर्शन हुए उस जगह पे डिवाइडेड बाय कितनी लाइव बर्थ थी। ये आपको याद रखना है कि कितने अबॉर्शन हुए डिवाइडेड बाय कितनी लाइव बर्थ थी। और उसके बाद अबॉर्शन रेट आता है। अबॉर्शन रेट का मतलब होता है कि भाई कितने अबॉर्शन हुए उस जगह पे अपॉन कितनी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैरिज रेट, प्रेगनेंसी रेट, चाइल्ड वुमेन रेशो, अबॉर्शन रेशो, अबॉर्शन रेट। अबॉर्शन रेशो और रेट में फ़र्क क्या है, नीचे लाइव बर्थ आता है इसमें, और इसमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन आती हैं। अब यहाँ पे आपसे ना वाइवा में एक चीज़ पूछी जाती है, प्रेगनेंसी रेट में आप प्रेगनेंसी ले रहे हो तो उसका मतलब क्या है, प्रेगनेंसी का मतलब क्या है। हाँ, एक तो वही है कि जो अभी तक टर्मिनेट नहीं हुई है, यानी कि पेट में बच्चा है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में कुछ भी हो सकता है कि लाइव बर्थ भी दे सकती है आगे जाके प्रेगनेंसी, जिंदा बच्चा पैदा कर सकती है, मरा हुआ बच्चा पैदा कर सकती है प्रेगनेंसी आगे जाके, स्टिल बर्थ भी इसमें काउंट करेंगे और अबॉर्शन भी इसमें काउंट करेंगे। ये आपका वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप प्रेगनेंसी इसमें इंक्लूड कर रहे हो वो कौन कौन सी हैं। वो सारी प्रेगनेंसी, या तो जिंदा बच्चा पैदा किया था उस प्रेगनेंसी ने, या तो मरा हुआ बच्चा, या तो आगे जाके अबॉर्शन करवा दिया था, या अभी भी पेट में बच्चा है, ये सारी चीज़ें हम प्रेगनेंसी रेट में इंक्लूड करते हैं। तो आपको मैरिज रेट, प्रेगनेंसी रेट, चाइल्ड वुमेन रेशो, अबॉर्शन रेट के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। अगर मैं थ्योरी में बात करूं तो अलग से मुझे कोई सवाल नहीं मिला, प्रीपीजी में भी अलग से कोई नहीं मिला इन 5 पे। लेकिन हाँ, वाइवा में मैंने कई बार पूछते देखा है कि अगर प्रेगनेंसी रेट है तो प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, तो इसमें सारी चीज़ें आप इंक्लूड करोगे। तो ये थे हमारे 14 फर्टिलिटी इंडिकेटर्स। सबसे पहले हमने फर्टिलिटी पढ़ा था, फिर फर्टिलिटी इंडिकेटर्स पढ़े, और सबसे आखिरी में एक छोटा सा टॉपिक इसी फर्टिलिटी इंडिकेटर्स के तहत थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, कभी गलती से शॉर्ट नोट आ सकता है आपको, कि क्रूड डेथ रेट का मतलब क्या होता है। क्रूड डेथ रेट का मतलब होता है कि कितनी डेथ उस जगह पे हुई या कितनी मौतें उस जगह पे हुई डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन उस जगह की कितनी थी इन 2000। अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो सबसे ज़्यादा लेसोथो में है। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया का क्रूड डेथ रेट 6.7 है। इसको क्रूड क्यों कहते हैं, क्योंकि ना मौतें जो हैं किसी भी वजह से हुई हो वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, किसी भी एज ग्रुप में हुई हो वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि क्रूड डेथ रेट जो है वो डिपेंड नहीं करता है एज ऑफ द पॉपुलेशन पे। इस पे आपको आगे कभी वाइवा या प्रीपीजी में क्वेश्चन आ सकता है। अब एक और वाइवा में पूछा जाता है, दैट इज़ कि अभी जो है डेथ रेट इतना डिक्लाइन क्यों कर रहा है। डेथ रेट इतना डिक्लाइन करना शुरू इसलिए कर दिया क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां थी उनको हमने कंट्रोल करना सीख लिया। स्मॉल पॉक्स, प्लेग, कॉलरा, मलेरिया, इनको हमने बहुत अच्छे से मास कंट्रोल कर लिया है, इसलिए मौतें कम हो रही हैं। उसके अलावा मेडिकल साइंस ने इतना एडवांस कर लिया है कि कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हमारे पास हैं, एंटीबायोटिक्स हमारे पास हैं, जिसकी वजह से हम बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं, मौतें होने से बचा सकते हैं। उसके अलावा बेहतर हेल्थ फैसिलिटी हमारे पास है, हमने बहुत सारे PHCs CHCs खोल दिए हैं, जिसकी वजह से बीमारियों से लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं और मौतें कम होती हैं। तो क्रूड डेथ रेट में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है आपको क्रूड डेथ रेट पे, तो आपको पता होना चाहिए। वाइवा की बात करूं अगर मैं, तो आपसे क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, आपसे इंडिया का क्रूड डेथ रेट पूछा जा सकता है, और वाइवा में ये पूछा जाता है कि क्या क्या कॉजेज़ हैं कि क्रूड डेथ रेट अभी इतना कम हो रहा है। और एक और चीज़ कि क्या क्रूड डेथ रेट एज डिपेंडेंट है या नहीं, तो नहीं, ये नहीं है। प्रीपीजी में मुझे अलग से सवाल मिला तो नहीं, लेकिन जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपसे प्रीपीजी में ये तो पूछा जा सकता है कि क्या क्रूड डेथ रेट एज पे डिपेंड करता है, तो नहीं, क्रूड डेथ रेट एज पे डिपेंड नहीं करता है। तो इतनी चीज़ें थी जो हमने पढ़ी फर्टिलिटी इंडिकेटर्स के तहत। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि फर्टिलिटी और फर्टिलिटी इंडिकेटर्स में क्या क्या सवाल आते हैं, प्रीपीजी में क्या सवाल आता है, वाइवा में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, और थ्योरी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। इतना तो आपको याद होना चाहिए। थैंक यू।